नमस्कार दोस्तों, एंजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास में एनसीएफ 2005 तथा आरटीई 2009 के शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में देखेंगे, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में अधिकतर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। एनसीएफ 2005 क्या है, एनसीएफ 2005 क्या है? इसकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इसका क्या है? एनसीएफ को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ओके ओके दोस्तों, शिक्षा से संबंधित सबसे नवीनतम दस्तावेज है, क्या है यह दस्तावेज? जो है एनसीएफ 2005 जो है शिक्षा संबंधी सबसे नवीनतम दस्तावेज है। क्या है? सबसे नवीनतम दस्तावेज शिक्षा संबंधी एनसीएफ 2005 ही है। ओके फ्रेंड्स, और सेकेंड पॉइंट है, एचआरडी के अनुसार या की गई अनुशंसा पर यह तैयार किया गया। क्या किसकी अनुशंसा पर यह तैयार किया गया? एचआरडी की अनुशंसा पर तैयार किया गया। एनसीएफ 2005 किसकी अनुशंसा पर तैयार किया गया? एचआरडी की अनुशंसा पर तैयार किया गया। एचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तैयार किया था, किसने तैयार किया था? इसको तैयार किसने किया था? प्रोफेसर यशपाल ने। प्रोफेसर यशपाल के द्वारा एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था दोस्तों। वो अगर आपके एग्जाम में आ गया कि एनसीएफ 2005 किसके द्वारा तैयार किया गया, तो प्रोफेसर यशपाल के द्वारा तैयार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिना बोझ की शिक्षा। क्या था? बिना बोझ की शिक्षा, मतलब बच्चों को बोझ न दिया जाए और बच्चों को बिना बोझ दिए शिक्षा प्रदान किया जाए। प्रोफेसर यशपाल का यही कथन था। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनकी अन्य सिफारिशें क्या थी? अदर रिकमेंडेशन इनका क्या था? वैसी शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करके, मतलब उन्होंने कहा था कि वैसी शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करें जो इसमें क्या है, कर के बालक स्वयं करके सीखने की ओर ले जाए। मतलब इनकी सिफारिशें थी कि मतलब बच्चे को करके सीखने की ओर प्रेरित किया जाए, बच्चे स्वयं करके सीखें। और सेकेंड पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक की सूचनाओं को ज्ञान माना न जाए। उन्होंने कहा था कि पाठ्य पुस्तकों की सूचनाओं को क्या ज्ञान न माना जाए, और उन्होंने कहा था क्या कि वैसी शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करें कि जिसमें बालक जो है करके सीखने की ओर ले जाए। द यूज सिमिलर टीचिंग मेथड मूव फ्रॉम द लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बालक क्या हो, स्वयं करके सीखने की ओर जाए। द टेक्स्ट बुक इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड नॉलेज, इसमें क्या होता है, पाठ्य पुस्तक की ज्ञान को से न माना जाए। चलिए दोस्तों, आगे तरफ पढ़ते हैं। इनकी सिफारिशें में क्या थी? मोटी मोटी पाठ्य पुस्तक विद्यालयों की असफलता दिखाती है। उन्होंने कहा था कि आरटी, प्रोफेसर यशपाल ने क्या कहा था? आरटी मतलब एनसीएफ 2005 में उन्होंने कहा था, प्रोफेसर यशपाल ने, कि मोटी मोटी पाठ्य पुस्तक क्या है, विद्यालय में असफलता दिखाती है। उन्होंने कहा कि मोटी मोटी जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं विद्यालय में असफलता को दिखाती हैं। द थिक टेक्स्ट बुक शो द फेलोर ऑफ स्कूल्स, क्या होती है, वो असफलता को दिखाती है। मोटी मोटी जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो असफलता को दिखाती हैं। और सेकेंड पॉइंट में क्या है, शुरुआत में ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा था क्या, शुरुआत में ही बच्चों को क्या, नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना चाहिए। शुरुआत में ही नैतिक शिक्षा के बारे में बच्चों की जानकारी रहनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने कहा था, भाषण देकर नहीं, मतलब क्या कि उनकी अदर रिकमेंडेशन में क्या था, भाषण देकर नहीं, उपदेश के द्वारा नहीं, अच्छे वातावरण देकर बच्चों को सिखाया जाए। मतलब भाषण देकर बच्चों को न सिखाया, नहीं सिखाया जाए, न कि उपदेश के द्वारा,
बल्कि बच्चों को अच्छे वातावरण में रखकर शिक्षा प्रदान किया जाए। एनसीएफ 2005 का वही मुख्य उद्देश्य है। और सेकंड पॉइंट में है प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, सिर्फ भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ना कि पुरस्कार जीतने के लिए। मतलब प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करना, सिर्फ भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ना कि पुरस्कार। बस मतलब पुरस्कार एवं दंड क्या होते हैं, नहीं एनसीएफ 2005 के अनुसार या नहीं बच्चों को नहीं देना चाहिए। उनमें क्या होता है, प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करना चाहिए और नए नए कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। और बच्चों को करके, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बच्चे स्वयं करके सीखे। चलिए दोस्तों, इसमें और अन्य क्या है, किताबी ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए या वातावरण से। मतलब क्या होता है, उन्होंने कहा था प्रोफेसर यशपाल ने, मतलब क्या एनसीएफ 2005 में कहा था कि किताबी ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए या और वातावरण से, मतलब उनकी बाहरी जीवन वातावरण से जोड़कर, आसपास की वस्तुओं को जोड़कर बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। द बुक नॉलेज शुड बी एसोसिएटेड विथ लाइफ आउटसाइड द स्कूल। मतलब क्या है, आउटसाइड ऑफ द स्कूल, स्कूल से बाहरी, मतलब बाहरी वातावरण से बच्चों को सिखाया जाए। और सेकेंड पॉइंट है रटने की विधि को हतोत्साहित करना। मतलब बच्चों को रट कर नहीं पढ़ाना है और न रट कर सिखाना है बच्चों को। बच्चों को क्या करना है, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना है। उन्होंने कहा था पाठ्य पुस्तक पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम केंद्रित ना हो। मतलब पाठ्य पुस्तक क्या होता है, पाठ्यचर्या जो पाठ्यक्रम केंद्रित ना हो, पुस्तक केंद्रित जो शिक्षा हो, पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। क्यों, बल्कि क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। क्या होता है, बालक केंद्रित, छात्र केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों के लिए एक आस्थावान विद्यार्थी का निर्माण करना चाहिए। क्या होता है, राष्ट्रीय मूल्यों के लिए एक आस्थावान विद्यार्थी का निर्माण होना चाहिए। एनसीएफ 2005 की उन्होंने सिफारिश किया था कि राष्ट्रीय मूल्यों के लिए एक आस्थावान विद्यार्थी का निर्माण होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे तरफ बढ़ते हैं। इनकी अन्य सिफारिशें क्या थी, अभिभावकों को शिक्षा गतिविधियों में जोड़ा जाए। मतलब अभिभावक को शिक्षा की गतिविधियों में जोड़ा जाए। अभिभावक जो हैं उनके बच्चों के अभिभावक को क्या, उस शिक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए। और सेकंड में है कक्षा में हमेशा शांति स्थापित करने की बात से बचा जाए। मतलब हमेशा कक्षा में शांत नहीं रहना चाहिए, बच्चे क्वेश्चन पूछ सके, बच्चों में डर पैदा नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला है विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना करना और उन्हें पुस्तक चुनने की छूट मिलनी चाहिए। जो है बच्चों को विद्यालय में हर एक विद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है कि विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था करना अत्यंत ही आवश्यक है। उन्हें पुस्तक चुनने की छूट मिलनी चाहिए, वे स्वयं अपने पुस्तक को चुनकर उसे पढ़ें। सेकेंड पॉइंट में शिक्षकों को शिक्षा से संबंधित संस्थान समय से पहुंचने चाहिए। मतलब जो शिक्षक हैं अपने संस्थान, मतलब स्कूल या विद्यालय में क्या होते हैं, समय से पहुंचने चाहिए। शिक्षक को समय से पहुंचना अत्यंत ही आवश्यक है। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना करना, ये तो हो गया है। चलिए दोस्तों, अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम, हम एनसीएफ 2005 पढ़ लिए थे। अब इसके बाद हम क्या किसके बारे में डिस्कस करेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 का क्या है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। सन 2000 में हमारी संसद में 86वां संविधान संशोधन किया गया था। मतलब क्या हुआ, यह सन 2000 में हमारी संसद में 86वां संविधान संशोधन किया गया। सन 2000 में हमारी संसद में 86वां संविधान संशोधन किया गया। दोस्तों, आपके एग्जाम में आ गया 86वां संविधान संशोधन कब किया गया, सन 2000 में हमारी संसद में किया गया, जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को कक्षा 1 से 8, क्या होता है, कक्षा 1 से 8 आयु, जो उनके बच्चों की आयु है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक मूल अधिकार बनाया। उन्होंने क्या, इसके द्वारा 1 से 8 तक के बच्चों 6 से 14 का मूल अधिकार के रूप में बनाया।
विकलांग बच्चों के केस में 6 से 18 वर्ष, उन्होंने क्या बताया, विकलांग बच्चों के लिए केस में क्या किया, से 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक के लिए क्या किया, 6 से 18 वर्ष किए। और इसमें भाग 3 और अनुच्छेद 21A में इसको रखा, क्या इसको क्या किया, शिक्षा की इन सभी अधिकार को भाग 3 और अनुच्छेद 21A में रखा। मतलब 6 से 14 वर्ष से 21A में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 21A में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य है, निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। चलिए इनके प्रावधान, इसके क्या है, प्रोविजन ऑफ द थ्योरी, क्या है, आरटीई के जो प्रावधान हैं। ओके फ्रेंड्स, आरटीई के प्रावधान क्या है, सन 2002 में हमारी संसद में 86वां संविधान संशोधन किया गया। मतलब सन 2002 में इसमें क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन किया गया। इन 2002 द 86 कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन आवर पार्लियामेंट। मतलब हमारे पार्लियामेंट में, संसद में क्या 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया। ये तो बता दिए हैं दोस्तों। अगला है, भारत की संसद ने किसको 4 अगस्त 2009 को पास किया। हमारा क्वेश्चन है, भारत की संसद ने इसको क्या किया, 4 अगस्त 2009 में पास किया। हमारा आरटीई 2009 कब पास हुआ, हम आ गया आपके क्वेश्चन में। तो भारतीय संसद ने 4 अगस्त 2009 को पास किया। कब पास किया, 4 अगस्त सन 2009 को पास किया। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति जी ने इस पर 26 अगस्त 2009 पर हस्ताक्षर किया। आरटीई 2009 पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया, 26 अगस्त सन 2009 को हस्ताक्षर किया। और थर्ड पॉइंट है, पूरे देश में स्कूलों में यह 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। जो आरटीई 2009 है कब लागू किया गया, आरटीई 2009 कब लागू किया गया, 1 अप्रैल सन 2010 को लागू किया गया सभी स्कूलों में पूरे देश के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लागू होने के 3 साल के अंदर अंदर कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। आरटीई 2009 में कहा गया था कि लागू होने के 3 साल के अंदर अंदर कोई स्कूल गैर मान्यता नहीं होना चाहिए। लागू होने के 5 साल बाद किसी भी स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक काम नहीं कर सकता है। मतलब जो शिक्षक अप्रशिक्षित शिक्षक जो हैं काम नहीं कर सकते हैं 5 साल बाद। चलिए दोस्तों इसमें क्या कहा गया, 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चे स्कूल से बाहर न रहें। मतलब 6 से 14 वर्ष की कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहने पाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों के पास किए जाएं। मतलब इसके आरटीई 2009 में कहा गया कि 8वीं तक के सभी बच्चों को क्या किया जाए, पास किया जाए। उनको फेल करना अनिवार्य नहीं है। बच्चों को फेल ना करने की नीति को शून्य अवरोधन कहा गया। मतलब क्या कहा गया, बच्चों को फेल ना करने की इस नीति को क्या कहा गया, शून्य अवरोधन कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक अध्यापक प्रति सप्ताह 45 घंटे काम करे, स्कूल में प्रतिदिन 7.5 घंटे। मतलब क्या कहा इसमें, आरटीई 2009 में कहा प्रत्येक अध्यापक प्रति सप्ताह क्या 45 घंटे, मतलब प्रति सप्ताह क्या 45 घंटे काम करे, स्कूल में प्रतिदिन कितना 7.5 घंटे काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अध्यापकों केवल 3 गैर शैक्षिक कामों में लगाया जाए। अध्यापकों को मतलब केवल 3 गैर शैक्षिक कार्यों में ही लगाया जाए। किसमें, जनगणना में लगाया जाए, आपदा प्रबंधन में लगाया जाए और चुनाव में लगाया जाए। मतलब 2010 में हमारा आरटीई इस सभी देश के स्कूलों में लागू हुआ था। ओके दोस्तों, जनगणना, आपदा प्रबंधन और चुनाव में इनकी ड्यूटी लगाई जाए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हर विद्यालय में अध्यापकों के 90% पद हमेशा भरे रहें। मतलब क्या है, विद्यालय में जो है अध्यापकों के 90% पद हमेशा भरे रहने चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना आवश्यक है। प्राथमिक क्या है, 30 बच्चों पर एक, और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना अत्यंत ही आवश्यक है। आरटीई 2009 में कहा गया कि अगर एक
कक्षा में 30 बच्चे हैं तो उसमें एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों के व्यक्तित्व की शैक्षिक पक्ष और शैक्षिक पक्ष दोनों पद जो पक्षियों क्या है का विकास करना है। शैक्षिक पक्ष और शैक्षिक पक्ष दोनों पक्षों का क्या है विकास करना है, ताकि बच्चों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। शैक्षिक और शैक्षिक पक्ष दोनों का विकास करना है ताकि बच्चों के क्या व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो जाए। इसमें कहा गया है कि शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों का विकास करना जरूरी है। चलिए स्कूल प्रबंधन के बारे में देखते हैं। स्कूल प्रबंधन समिति में क्या कहा गया है। 3/4 अभिभावकों में मतलब 1/2 संख्याएं माताओं की होगी और 2 अध्यापक को प्रधानाचार्य और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा नामित किए जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। शिकायत क्या है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मतलब इसकी शिकायतें क्या है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। और सेकेंड पॉइंट पे प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में 25% गरीब अभिभावकों के बच्चे को शामिल करना या दाखिला देना है। प्रत्येक क्या है प्राइवेट स्कूलों में 25% गरीब अभिभावकों के बच्चों को शामिल करना दाखिला देना है। नेक्स्ट पॉइंट है इन बच्चों से कोई फीस नहीं लेनी। यदि इन बच्चों से फीस ली तो पहली बार 25 का दंड और अगली बार किसी भी EWS बच्चे में 50,000 का दंड होगा। और सेकेंड पॉइंट है कैपिटेशन फीस लेने पर इनका दंड 10 गुना ज़्यादा लगाया जाएगा। क्या होता है कैपिटेशन फीस लगने पर इनका दंड क्या है 10 गुना ज़्यादा लगाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। इन्हीं सभी के साथ वीडियो को हम अपने विराम करते हैं दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स।